नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे विशेष विषय पर जिसको भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत का प्रत्येक व्यक्ति का मतलब भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। बात ये है अस्पतालों की, बात है हमारे स्कूलों की। ये जो स्कूल और अस्पताल जो बनते हैं, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 51 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिनको ये कहा जाता है कि ये देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, इनमें गरीब आदमी उन अस्पतालों की तरफ सोचना तो बहुत दूर की बात है, देखता भी नहीं है। उसके मन में भी नहीं आता है कि इस अस्पताल में उसका प्रवेश भी हो सकता है, उसका इलाज भी हो सकता है। ऐसे 51 अस्पतालों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस के पीछे का जो आधार है वो बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि हमको ये पता होना ही चाहिए कि क्या मेरे बच्चे को, अगर कोई व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, एक परिवार एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए है, जिसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी तबीयत खराब रहती है, या जो तबीयत उसकी बड़ी नाजुक है, और सामने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, जिसमें सोचना भी संभव नहीं है कि वो उसमें प्रवेश करेगा, उसमें इलाज करवाने का अधिकार उसको है, केवल इमरजेंसी की सिचुएशन में नहीं। और वे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, यह भी जानने की आवश्यकता है कि कम से कम 25% ओपीडी आपको फ्री करनी पड़ेगी और कम से कम 10% आईपीडी। आईपीडी का मतलब है कि वो बेड आपको देना पड़ेगा, 10% लोगों को अस्पताल के अंदर और 25% लोगों को ओपीडी में फ्री इलाज करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी नहीं है। हालांकि अस्पतालों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा था कि हम बाध्य नहीं हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम बाध्य हो, हम बताते हैं क्यों बाध्य हैं। अब इस बात को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी को नोटिस कर दिया गया है, उसको नोडल अधिकारी बना दिया गया है, केंद्र सरकार को नोटिस कर दिया गया है, दिल्ली सरकार को नोटिस कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि आप सुनिश्चित करें कि इन अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। केवल इतनी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, कारण बताऊंगा कि आखिर उसके पीछे का कानूनी आधार है। अगर आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हैं और आपके घर के सामने, आपके अगल बगल पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। अब ईडब्ल्यूएस तो हमको सबको मालूम है, जनरल कैटेगरी को भी और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने 10 लाख से नीचे, 8 लाख से नीचे जिसकी आमदनी है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है। यानी कि जिसकी सैलरी साल भर में या जिसकी कमाई 8 लाख रुपए से कम है, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवा सकता है, चाहे वो अस्पताल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो अस्पताल कितना ही महंगा क्यों ना हो। इसके आधार, और अगर आपके यहां नहीं ऐसा हो रहा है, आपके प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, आपके शहर में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप अगर सामाजिक काम करना चाहते हैं तो वैसे ही करिए जैसे अग्रवाल साहब ने एक मुकदमा डालकर, पीआईएल डालकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाया। मैं समझता हूं कि देश में अगर अच्छा काम हमको करना है तो इस तरह के जो ईडब्ल्यूएस का सेक्शन है, बीपीएल का सेक्शन है, या फिर अस्पतालों की बात है, या फिर स्कूलों की बात है, बहुत लग्जरी पब्लिक स्कूलों में एडमिशन की बात है, इन पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़े होशियार लोग होते हैं भाई। अच्छा मैनेजमेंट होता है, बहुत पैसा होता है, पावर भी होती है, पहुंच भी होती है, और ऐसी परिस्थिति में ये बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है। अब इसको भारत को किसी दूसरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है। बाकी देश, अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो उनके यहां 3 से 10 मिनट में या मिनटों में उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अगर वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं। हम कनाडा में देखते हैं, कनाडा में उन्होंने अस्पताल ही फ्री कर रखे हैं। फ्रांस की बात है, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। सरकार भी अस्पतालों को वैसे ही मेंटेन करती है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल मेंटेन होते हैं, और उनके पेमेंट की भी व्यवस्था वैसी ही है।
मतलब जैसा सरकारी अस्पताल में जितना खर्चा आता है उतना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खर्चा आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ हमने 5 लाख रुपए की जन आरोग्य योजना बना रखी है और हेल्थ कार्ड बना रखे हैं, 5 लाख रुपए तक का बीमा है, कोई भी इलाज करवा सकता है। लेकिन उनके यहाँ पूरा फ्री है, पर उनका बजट भी 7 से 10% है। जो उनका पूरी जीडीपी का आता है उसका बजट 7 से 10% होता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत पिछड़ा हुआ है, 1000 सालों तक जूझता रहा, 1000 सालों तक लूटा गया। उसके बाद भी जब हम स्वतंत्र हुए तो 75 वर्ष तक उस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ। 2014 के बाद सही से काम होना शुरू हुआ। अब जब सही से काम होना शुरू हुआ तो इस समय भारत को बहुत धन की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, इसलिए वो योजनाएं वैसी लागू नहीं होती। लेकिन राज्य सरकारें कर सकती हैं, क्योंकि केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बनाना है, राज्य सरकारों के पास अपना बजट रहता है, तो स्वास्थ्य सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें कर सकती हैं। राज्य सरकारों ने कर भी रखा है, बहुत सारी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश ने कर रखा है, महाराष्ट्र ने कर रखा है, हरियाणा ने कर रखा है, बहुत सारे प्रदेशों ने इसको कर भी रखा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये विषय पूरा निकला कहां से, कैसे आया। मैं आपको बताता हूं, 1980 का दशक था, इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी की सरकारें हुआ करती थी। देश में दिल्ली बस रही थी, दिल्ली का डेवलपमेंट बड़ी तेजी से चल रहा था। दिल्ली उस समय बहुत छोटी हुआ करती थी, दिल्ली का विकास चल रहा था, दिल्ली में लोग शिफ्ट हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अस्पतालों की जरूरत पड़ी, सरकार के पास धन नहीं था लेकिन जमीन थी सरकार के पास। तो सरकार ने एक ऑफर निकाला और सरकार ने बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो ओनर्स थे देश भर में उनको बुलाकर बात की और उनसे कहा कि हम आपको लगभग मुफ्त में जमीन देंगे, आप आइए और हॉस्पिटल यहां बनाइए। मुफ्त में जमीन, 1 रुपया एकड़ या 1 रुपए में आपको जमीन देंगे, आप आएं और यहां पर हेल्थ सुविधाएं शुरू करें, क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है लेकिन सरकार की जमीन है, दोनों मिलकर उस पर काम करते हैं। अस्पतालों को जमीनें दी गई, अस्पतालों की जमीनों की जब लीज की गई तो लीज करते समय यह शर्त रखी गई कि आपको 25% गरीबों का इलाज फ्री में करना पड़ेगा और 10% आपको बेड भी फ्री देने पड़ेंगे गरीबों को, या बीपीएल कैटेगरी को, या आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ये शर्तें थी, इन शर्तों के तहत ही आप वो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अस्पतालों ने बनना शुरू हो गया, लेकिन हॉस्पिटल्स ने क्या किया कि अपने यहां फ्री के इलाज की व्यवस्था नहीं करी। और सरकारें भी, समझिए, सरकारें ऐसी चलती रही जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि उनकी मिली भगत से यह भी कहा जा सकता है कि सरकारें ऐसा काम करती रही या सरकारों का जेब में पैसा आता रहा, अस्पतालों ने उस पर काम नहीं किया। बाद में जब आगे मामला बढ़ा तो बढ़ने के बाद ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है ऐसा कहना शुरू करा। कोर्ट में केसेस आने शुरू हुए। 2011 में और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई। वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए आई कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ। इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आ चुका था। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देने की जरूरत है, स्टेबल करने की जरूरत है, तो कोई भी अस्पताल बिना फॉर्म भरवाए, यानी कि पुलिस को रिपोर्ट बाद में करे, फॉर्म बाद में भरवाए और मुफ्त में उस व्यक्ति को लाइफ जो चीज़ों की ज़रूरत है, तत्काल जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको करेंगे। उसके बाद अब सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट का मामला आता है, कोई इमरजेंसी का मामला आता है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला आपका काम है कि आप उसको फर्स्ट एड दें, स्टेबल करें। और उसके बाद हाँ, ये मत कहिए कि पहले पुलिस को खबर करेंगे, पुलिस आ जाएगी तब करेंगे। तो व्यक्ति को बचाना पहला कर्तव्य बनता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये परमानंद कटारा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश कर दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। 2011 में ऑनरेबल जस्टिस आर.बी. रविंद्रन और ऑनरेबल जस्टिस ए.के. पटनायक की अदालत में जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट ए लग्जरी, इट्स ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। यानी कि उन्होंने कहा ये लग्जरी लाइफ की सवाल नहीं है, ये सवाल है व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का। यानी कि कोई भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है। अशोक अग्रवाल नाम के एक वकील ने, एक कार्यकर्ता ने मुकदमा किया, उन्होंने एक
फर्म, एक एनजीओ, जस्टिस फॉर ऑल, तो केस का नाम बना जस्टिस फॉर ऑल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अशोक अग्रवाल ने फाइल किया और फाइल करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लीज की ये कंडीशनें हैं, जब इनको जमीनें दी गई थी तब उस समय ये कंडीशन थी, अस्पताल उसको फॉलो क्यों नहीं करते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जैसा मैंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन और ऑनरेबल जस्टिस पटनायक ने ऑर्डर किया कि कंप्लायंस करी जाए और 25% ओपीडी, 10% आईपीडी फ्री की जाए। इसके साथ यह भी आदेश हुआ कि आप बाहर एक पट लगाएंगे, एक बोर्ड लगाएंगे, उस बोर्ड में आप लिखेंगे कि कितने प्रतिशत बेड अभी आपके ईडब्ल्यूएस के लिए या बीपीएल के लिए खाली हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि ओपीडी कितनी आज आपने कर ली, जो मुफ्त में आपने की, उनके नाम भी प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो भी करने चाहिए। और ये आपको बताना पड़ेगा कि महीना भर में आपने कितने लोगों को फ्री में इलाज किया। इस आदेश के बाद भी आज तक मैंने तो किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसा पट लगा देखा नहीं और ऐसी कोई नोटिस बोर्ड लगा देखा नहीं। कहीं लगाते होंगे कोने क्षेत्र में तो बात अलग है, लेकिन बात यहां पर यह भी आई कि जब सरकार की कंप्लायंसेस, क्योंकि हम सब जानते हैं हेल्थ सेक्रेटरी हो सकता है मिला हो, हेल्थ मिनिस्टर हो सकता है मिला हो, या और भी जो सीएमओ वगैरह रहते हैं उनके सबकी हायरार्की बनी होगी कि भाई 25% का मतलब तो बहुत हो जाएगा। जिन अस्पतालों का बजट महीने में 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, उनके तो 25 करोड़ पर आ रही है। और साल भर में अगर वो 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है तो उसके तो 250 करोड़ पर आती है। अगर वो 2.5 करोड़ रुपया रिश्वत दे देगा, 25 करोड़ रुपया रिश्वत दे देगा, तो भी उसके 250 करोड़ बचते हैं, 225 करोड़ बचते हैं। तो 25 करोड़ रिश्वत तो सब में बटेगी एक हॉस्पिटल से और ठीक हो जाएगा। इसलिए यह भी संभव है कि एक हायरार्की इसके बीच में हो जिसका जवाब किसी के पास नहीं, इसलिए सब कागज पर काम चल रहा हो। अब हॉस्पिटल किसी का एडमिशन तो दिखाएंगे, तो बहुत सारे हॉस्पिटलों का ऐसा भी पता लगा कि उन्होंने अपने यहां के स्टाफ और उनके रिश्तेदारों के नाम भरे हुए हैं, बार बार वही नाम भरे हुए हैं और उनके नाम से उनको फ्री दिखाया, लेकिन वो जो बेड थे वो केवल कागजों पर भरे थे। वाकई में उन बेडों पर वो रईस ज़्यादा थे जिनके पास धन की कमी नहीं है, यानी कि गरीब का इलाज हुआ नहीं लेकिन कागज पूरा हो गया। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास आया और इसमें रिपोर्टें निकल कर आई कि वहां लिखा है बेड खाली नहीं, और कभी ये लिखा ही नहीं होता है कि बेड खाली है, लोगों ने वो फोटो खींचे और बताया कि भाई देखो ये तो हमेशा ये लिखे रहते हैं, यानी कि इनके पास कभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक बेड खाली नहीं होता। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 47 में जनता का स्वास्थ्य का स्तर सुधारना राज्य की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करे। और अगर ऐसा हम पहले से कर पाए हैं तो फिर आप अभी क्या कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में साफ तौर पर कहा पोर्टल की पारदर्शिता होनी चाहिए। आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो अपनी वेबसाइट पर दिखाइए कि आपके बीकर सेक्शन के कौन कौन से मरीज एडमिट हैं। आप बताइए कि ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल के कौन से मरीज आपके यहाँ एडमिट हैं, और इसके अतिरिक्त आप ये बताइए कि उनका इलाज कब तक चल रहा है, कब से चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर नहीं पालन कर रहे हो तो लीज कैंसिलेशन करने के लिए मैं आदेश देता हूं। दूसरी बात यह भी है कि जागरूकता के रूप में हर एक व्यक्ति को आह्वान भी किया कि यह आपका राइट बनता है। आपको अगर लगता है कि ऐसा कुछ आपके जिले में किसी हॉस्पिटल में हो रहा है, वो फ्री में इलाज नहीं कर रहा है, और वो जगह, हाँ, उसकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि वो हॉस्पिटल खुद में अपनी जमीन पर ना बना हो, वो प्योर प्राइवेट ना हो। अगर वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, अगर उसने जमीन लीज पर ले रखी है, अगर उसने सरकार से मदद ली है उस हॉस्पिटल को बनाने में, तो फिर आपको 10% और 25% की कंप्लायंस पूरी करनी ही पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अस्पतालों ने कहा कि साहब हम बाध्य नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने जब फ्री में जमीन ली थी 1 रुपए में,
तब शर्तें तो मानी थी, उन शर्तों के अनुसार कैसे नहीं चलोगे? अगर नहीं चलोगे तो लीज कैंसिल, अस्पताल पर ताला लगेगा और सरकार उसका संचालन करेगी। ऐसे और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सीधी सीधी घोषणा करी। तो मैं समझता हूं कि यह विषय एक ऐसा विषय है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना ही नहीं चाहिए। इस विषय पर अगर उसको डेटा इकट्ठा कर सकता है तो डेटा इकट्ठा करना चाहिए, अस्पतालों से या आरटीआई डालकर सीएमओ से पूछ सकता है तो सीएमओ से पूछना चाहिए, नहीं तो वो वहां हॉस्पिटल के अंदर ये घोषणा की है कि हॉस्पिटल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, हॉस्पिटल के अंदर एक नोडल अधिकारी होगा, उस नोडल अधिकारी से मिलिए और उसको बताइए, पूछिए काउंटर पर कि आपके यहां नोडल अधिकारी कौन है सरकारी योजनाओं का, तब जाकर नोडल अधिकारी से मिलिए, उसको लिखित कंप्लेंट दीजिए और रिसीव करवाइए। फिर भी आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा है तो आप सीएमओ के पास जा सकते हैं और सीएमओ को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दिया, ये नहीं कर रहे हैं। सीएमओ अगर कंप्लाइंस नहीं करता है तो फिर विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। हर एक जिले में जब आप कचहरी जाएंगे तो वहां आप पूछ लीजिए, कोर्ट के पास पूछ लीजिए कि विधिक सेवा प्राधिकरण कहां है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस डिस्ट्रिक्ट की कहां बैठती है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में एक बाकायदा अधिकारी होता है और वकीलों को वो कोऑर्डिनेट करता है। उस अधिकारी को जाकर ये बताना कि हमारे जिले के अंदर हमारे अस्पताल में इस हॉस्पिटल में ऐसे चल रहा है और ये मेरे पास डेटा है। सीएमओ से आरटीआई डालकर भी डेटा मांग सकते हैं और उस जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इसकी कंप्लायंस पूरी करने के लिए नोटिस जारी करवाइए, इसके अतिरिक्त मुकदमा डालिए और फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री केसेस फाइल होते हैं। वहां पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण है जो इस तरह के मामलों को सीधा लेते हैं, लेकिन डेटा आपके पास, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कि डेटा आपके पास है, कि आपके पास पक्की सूचनाएं हैं कि ये इस अस्पताल में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट लगातार जागरूकता के साथ ऑर्डर कर रहा है, जैसा कि इन 51 अस्पतालों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। उन 51 हॉस्पिटल्स में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से घोषित किया कि ये आपको करना ही पड़ेगा और ये कहा कि इन अस्पतालों को बंद कर दीजिए। अब दिल्ली के वो बड़े नामी अस्पताल, अपोलो का नाम ले लीजिए, सर गंगाराम का नाम ले लीजिए, या जो हॉस्पिटल आपको लगता है दिल्ली का ये सबसे बड़ा है, ऐसे कई हॉस्पिटल्स को उन्होंने नोटिस जारी करके ये कहा है कि आप इसकी कंप्लायंसेस करिए, अगर नहीं की गई हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हो चुका है तो इन अस्पतालों को बंद करने के अलावा, इनसे अधिकार वापस लेने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपचार नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एलडीओ और डीडीए दोनों को नोटिस किया है कि आपने जब जमीन दी थी तो ये कंडीशनें लगाई थी, एलडीओ ने जब जमीन दी थी तो ये कंडीशनें लगाई थी, लीज की अपनी कंडीशनें होती, तो उन कंडीशंस का पालन आपने सुनिश्चित क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं पता किया कि इन जमीनों को देते समय हम इस पर क्या क्या कंप्लायंस पूरी करेंगे? आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया और कहा कि ये अधिकार बनता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, इन अस्पतालों की सूचियों के विषय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्य वैद्यशाला में वो आपको चश्मा करवाता हूं कि आखिर कौन कौन से हॉस्पिटल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मोस्टली दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स को जब आप लेंगे तो उन हॉस्पिटल्स में, मैं शायद नाम भूल रहा हूं, मैंने जो नाम लिए वो हो सकता है, लेकिन ये सूची अपने आप में बताएगी कि वाकई में कौन कौन से अस्पतालों में किन स्थानों पर हमको मुफ्त में इलाज करवाने की सुविधा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।